सभी को नमस्कार। बाबू सोवाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MA फाइनल इकोनॉमिक्स के अनिवार्य पेपर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत प्रोफेसर हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत न्यू क्लासिकल थ्योरी के पार्ट सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं। पहले आप जो पहला इसका जो पार्ट हमने पढ़ा है कि उस पहले पार्ट में मैंने आपको कि न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो किस प्रकार से रिकार्डो के सिद्धांत पर सुधार है या उनकी किन कमियों को आधार मानकर इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है का अध्ययन किया है, उसकी मान्यताओं का अध्ययन किया था, साथ साथ सिद्धांत की व्याख्या, यानी कि मुख्य रूप से बताया इसके नाम से विदित है अवसर लागत सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत सिद्धांत। और इसने ये बताया कि अवसर लागत क्या है कि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्राओं का त्याग करना पड़ता है। अर्थात दूसरी वस्तु की मात्रा में जो उत्पादन के साधनों जो पूंजी लगी हुई है उसको वहां से हटाकर X वस्तु पर लगाना पड़ता है उसकी अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने के लिए। तभी हम X की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि साधन हमारे पास सीमित है, तकनीकी स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में जब X की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो Y के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। यही X के लिए की अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। और मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अवसर लागत है, यानी कि इस अवसर लागत जो वक्र है, अवसर लागत है, इसका हम डायग्राम के द्वारा उत्पादन समान वक्र की सहायता से या अवसर लागत वक्र की सहायता से हम इसको स्पष्ट करेंगे। और मैंने बताया था पहले व्याख्यान में कि श्रम उत्पादन का जो साधन है उसकी असमानता के कारण, ठीक है, जो हमारा अवसर लागत वक्र है वो 3 तरीके का प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारे अवसर लागत है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अर्थात हम यूं कहें, सिंपल भाषा में यूं कहें कि X वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए Y की मात्रा की त्याग की गई मात्रा, X वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए Y की त्याग की गई मात्रा, ध्यान रखिए, 3 स्थितियों में प्राप्त होती है। या तो उसके बराबर, या उससे अधिक, या उससे कम। यानी कि हम X की 1 इकाई की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो Y की या तो 1 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, 1 से कम, 1 से अधिक, 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। यानी तो इन 3 स्थितियों के आधार पर ही, यानी कि इन 3 स्थितियों के आधार पर ही जो ये सिद्धांत है हैबरलर का, इसे हम अवसर लागत वक्र या अवसर लागत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो हम, यानी कि अब तीनों स्थितियों में, मैंने बताया आपको कि हम इस उत्पादन समान वक्र या अवसर लागत वक्र अध्ययन क्यों कर रहे हैं। हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं, इसका अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने ये बताया कि ये तीनों ही स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। दो देश, 2 साधन और 2 वस्तुओं के मॉडल पर आधारित यह सिद्धांत, न्यू क्लासिकल थ्योरी हैबरलर का यह सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत, यह बताता है कि अवसर लागत वक्र 1, 2, 3 तरीके के हो सकते हैं। अब हम ये आगे देखेंगे डायग्राम के द्वारा, हम प्रत्येक डायग्राम द्वारा देखेंगे कि यदि दोनों देशों में, नंबर 1 तो बात क्या है इंपोर्टेंट, कि दोनों देशों में अवसर लागत समान नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों देशों में अवसर लागत वक्र का स्लोप, यानी कि अवसर लागत वक्र का ढाल या अवसर लागत समान हुई तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। ये हम एक एक डायग्राम में स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तीनों स्थिति मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। हम अध्ययन क्या करेंगे, यदि दोनों देशों में अवसर लागत वक्र की आकृति ये है लेकिन ढाल अलग अलग है। नोट कीजिए, दोनों देशों में अवसर लागत की वक्र की आकृति यह है, अर्थात स्थिर लागत वक्र है। दोनों देशों में स्थिर अवसर लागत वक्र है और दोनों देशों के स्थिर लागत वक्र का ढाल अलग अलग है
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को कितना लाभ होगा, यह हम स्थिर अवसर लागत वक्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, यदि दोनों देशों में ध्यान रखिए घटती अवसर लागत वक्र है या मूल बिंदु के अनुसार वक्र है, तो और उसका ढाल अलग अलग है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों देशों में घटती अवसर लागत वक्र है और दोनों देशों की घटती अवसर लागत वक्र का ढाल अलग अलग है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कैसे लाभ होगा और कितना लाभ होगा, ये हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तीसरी स्थिति, यदि बढ़ती अवसर लागत की स्थिति है दोनों देशों में, यदि दोनों देशों में बढ़ती अवसर लागत की स्थिति है तो ध्यान रखिए, और दोनों देशों की बढ़ती अवसर लागत अलग अलग है या बढ़ती अवसर लागत वक्र का ढाल अलग अलग है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितना और कैसे लाभ होगा, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो डायग्राम ये होगा। देखिए 1, 2, 3 स्थितियों में तीनों का अध्ययन करेंगे। इस स्थिति में लाभ कितना और कैसे होगा, इसमें कितना और लाभ कैसे होगा, इसमें कितना और लाभ कैसे होगा। देखिए अवसर लागत हमारी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारी अवसर लागत है, ध्यान रखिए ये इन वक्रों का ढाल भी कहलाती है। इसका ढाल इसकी अवसर लागत, इसका ढाल इसकी अवसर लागत, इसका ढाल इसकी अवसर लागत। यानी कि हम जिसको ढाल है इसको MRTXY रूपांतरण की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या रूपांतरण की सीमांत दर भी कहते हैं। ये और ये कैसे हम ज्ञात करेंगे और कितनी कितनी होगी, इस बात का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। एक एक देख लेते हैं। पहला स्थिर अवसर लागत वक्र। यानी कि स्थिर अवसर लागत वक्र का मतलब है समान त्याग की स्थिति। अर्थात मैंने बताया कि जब हम X वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेंगे या X वस्तु की मात्रा के उत्पादन में वृद्धि करेंगे, तो ध्यान रखिए समान उसके बराबर Y वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। मैंने बताया कि जितने उत्पादन के साधन, ठीक है, और तकनीक के प्रयोग करके हमने X का उत्पादन किया, बढ़ाया, उतने ही साधन Y पर लगाया, उतने उत्पादन हो रहा था, हमने Y का त्याग किया 1 इकाई का, X की 1 इकाई में वृद्धि की। यानी कि एक X वस्तु की जितनी मात्रा में वृद्धि करते हैं उतनी मात्रा का जब त्याग किया जाता है तो हम कहेंगे स्थिर अवसर लागत वक्र की स्थिति है। ठीक है, या यूं कहे स्थिर लागत वक्र जो हमारा है का स्लोप कैसे ज्ञात करते हैं, जानते हैं ढाल कैसे करते हैं, ढाल इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, का सीमांत मूल्य, डायग्राम का सीमांत मूल्य, इसका स्लोप। ठीक है, ये हमारा डायग्राम ले लिया हमने। ये एक हमारा ये स्थिर अवसर लागत वक्र की स्थिति है, इसको मैं नाम देता हूं AB स्थिर लागत वक्र की स्थिति है। इसमें R S T के बिंदु है। ठीक है, इधर वस्तु X वस्तु Y ली गई है, Q1 Q2 लिया गया है या P1 P2 लिया गया है। ठीक है, तो जो हम मानते हैं कि ढाल जो हमारा है स्लोप ध्यान रखिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, ये उसका ढाल है। ठीक है, जो डायग्राम को लेते हैं माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई कितनी P1 ले रहा, देख लीजिए। यानी कि ये हमने त्याग की, किसके लिए त्याग की, इसको प्राप्त करने के लिए। डेल्टा वाई P1 Q1 बराबर नेक्स्ट P1 P2 P1 P2। तो स्थिर अवसर लागत या समान अवसर लागत का मतलब क्या है, यहां पर ये जो त्याग है, पहले वाला त्याग है वो दूसरे वाला त्याग और जो आगे हम जो त्याग कर रहे हैं वो लगातार बराबर रहता है कि X की मात्रा ने वृद्धि की उतनी Y की मात्रा का त्याग किया, फिर आगे हम जो वृद्धि की त्याग बराबर किया, यानी कि ये सब स्थिर लागत की कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए हमारे स्थिर अवसर लागत वक्र दिया हुआ है दोनों देशों का, और ध्यान रखिए दोनों देशों के ढाल अलग अलग है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितना और कैसा कितना लाभ होगा इसका अध्ययन करेंगे हम इस अवसर लागत वक्र के अंतर्गत। इसका स्लोप हो गया। ठीक, नंबर 2 दूसरा घटती अवसर लागत वक्र, यानी कि घटता अवसर लागत वक्र, जो घटती अवसर लागत यानी अवसर लागत जो है वो घटती नहीं प्राप्त होना, उत्तरोत्तर रूप से कम घटती प्राप्त होना, या इसे हम कहें
तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में डायग्राम मूल बिंदु के उन्नतोत्तर बनता है। मूल बिंदु की ओर उभरा हुआ है कि मूल बिंदु को उन्नतोत्तर मतलब क्या? आपके ध्यान में हमने पढ़ाया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तटस्थ अवकर की ढाल जो है, तटस्थ अवकर का ढाल मूल बिंदु की उन्नतोत्तर होता है। कैसे होता है मैंने अध्ययन किया था वहां पर, ठीक है। सेम वही स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। वहां हमारी जो प्रतिस्थापन की दर थी जो लगातार कम होती जा रही थी, और लगातार कम होने से हमने बताया था कि लगातार कम होने से तटस्थ अवकर ढाल मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। सेम स्थिति यहाँ है। वहां हमने क्या वस्तु के उपभोग के क्षेत्र में अध्ययन किया था, ये हम वस्तु के उत्पादन के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। अब हमने वस्तुओं का एग्जाम्पल लिए थे, हम साधन का एग्जाम्पल लेंगे। हमने वस्तुओं का एग्जाम्पल लिए थे, हम साधन का एग्जाम्पल लेंगे। खैर, तो ये हमारा मूल बिंदु की उन्नतोत्तर होता है, ठीक है। तो इसमें ये डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है। और सेम जिस प्रकार हमने इसमें याद की थी, स्लोप माइनस MRT XY माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर P1 अपॉन Q1, और ये P1 P2 अपॉन Q1 Q2 मैंने बताया कि इसके अंतर्गत घटती अवसर लागत का मतलब क्या है कि x की मात्रा में वृद्धि करने के लिए y की जो मात्रा का हम त्याग करते हैं, वो त्याग की गई मात्रा लगातार घटती जाती है, लगातार घटती जाती है। इस कारण से ही स्थिति प्राप्त होती है, घटते अवसर लागत या ये डायग्राम मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। यानी कि P1 हमारा ये स्थिति है जो हमारी अटल Q1 ग्रेटर देन ये, इसके बाद हम जो लेंगे वो और कम होती जाएगी, इसको आगे जाएंगे कम होती जाएगी। अर्थात x की मात्रा में वृद्धि करने के लिए y की त्याग की गई मात्रा जो है लगातार कम होती जाती है। इस कारण से ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, ठीक है। ये हमने डायग्राम में लिया। तीसरा हमारा जो है बढ़ता अवसर लागत होकर, यानी कि बढ़ती अवसर लागत या डायग्राम है जो मूल बिंदु के नतोदर है, इसका मतलब दिया मूल बिंदु के नतोदर है। तो इसका हम डायग्राम ये बना लिया। सेम इसमें आ जाएंगे, ये मूल बिंदु के नतोदर होगा, मूल बिंदु की तरफ इसका ये इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि बाहर से देखने से ऊपर होगा लगेगा ये हमारा AB उत्पादन संभावना वक्र हम कहें, अवसर लागत वक्र कहें, RS के 3 बिंदु लेके हमने, ठीक है। उस प्रकार से ये वही P1 ले रखा, इसकी मात्रा में वृद्धि की, ये ठीक है। ये हमारा त्याग है, ये और ये हमारा प्राप्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर x की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन में वृद्धि करने के लिए y की जो इकाई है पहले से इकाइयों से अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। पहले से अधिक इकाइयों को, यानी क्रम से पहले से अधिक इकाइयों को त्याग करना पड़ता है। पहले हम x की मात्रा में वृद्धि मान लीजिए, तो y का त्याग किया, उसके बाद फिर x की मात्रा में वृद्धि की, पहले y का त्याग किया। तो त्याग की गई मात्रा है ये लगातार बढ़ती जाती है। किस तरह से बढ़ती है, इसका हम एक एग्जाम्पल भी दे लेते हैं, तो टेबल के द्वारा तीनों स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर। एक टेबल मान के चल रहा हूं, ठीक है। टेबल में पहला कॉलम हमारा है संयोग है ABCD, जैसे हमने बताया, एक पॉइंट ABCD, यानी कि इस पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं ABCD, ठीक है। जब यहाँ ले तो A RS ले, कुछ भी ले सकते हैं। ये X वस्तु, ये Y वस्तु। मैंने बताया कि एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी, दूसरी की मात्रा कम होगी, तो क्लियर है। तो इसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कितना भी ले सकते हैं आप। एग्जाम्पल हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं, कितना भी। एक चीज ध्यान रखने कहेगा ताकि ये मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, इसमें लगातार कम होती जाएगी, इसमें लगातार समान रहेगी। हालांकि हम तीनों में अलग एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, इससे तीनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये y की मात्रा है। मैंने बताया कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, दूसरे की घटेगी। अब कितनी घटेगी, जाने की कितनी घटेगी, एक की मात्रा बढ़ेगी, दूसरी घटेगी। अब कितनी घटेगी मैंने बताया 3 स्थितियों, शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बताया था 3 स्थितियों प्राप्त होता है। यदि x की मात्रा में हम वृद्धि करते हैं तो हमें y की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। त्याग कितना करना पड़ेगा, 3 स्थितियां प्राप्त हो जाना। आप देख लीजिए 3 के अलावा दूसरी स्थिति आएगी नहीं। हम x की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, उसके बराबर y का त्याग कर रहे हैं, नंबर 1 बात। हम x की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, उससे अधिक हम त्याग कर रहे हैं, नंबर 2 बात। हम x की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, उससे कम त्याग कर रहे हैं, 3 बात, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिए, जो हमारा जो त्याग की मात्रा है ये लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है।
पहले की तुलना में अधिक इकाइयों को त्याग करना पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स की मात्रा में 0 से 1, 2, 3 और 4 तक की, वाई की मात्रा पहले 100 थी, इधर वाई की मान लीजिए 100 थी, उसके बाद कितनी घटी, कितनी कर दी, 90, यानी हमने कितनी त्याग की, 10 का। ठीक है, 1:10 हो गया। फिर 10 के 20 की त्याग की तो 90 से हम 70 पा गए। फिर हमने 20 अधिक है, 30 कर दो, 40 कर दो, हम कितनी की 30 की 40 पा गए। फिर हम आ गए 0 पे। ठीक है, अनुपात कितना है, हालांकि अनुपात कितना, इससे क्लियर हो जाएगा, यानी MRT x y। ठीक है, तकनीकी प्रतिस्थापन सीमान रूपांतर की दर जो हमारी एक्स के लिए y के लिए, x के लिए y की कितनी है, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले हमने शुरू में 1 इकाई की मात्रा में वृद्धि की, y की कितनी था की 10, फिर x की एक मात्रा में वृद्धि की, y की था कितनी की 20, फिर x की एक मात्रा में वृद्धि की, y की था कितनी की 30, फिर हमने 1 की मात्रा में x की वृद्धि की, y की त्याग की कितना किया 40, यानी कि y की जो त्याग की गई मात्रा है, जो इसकी अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये बढ़ती जा रही है, 10 थी, फिर 20, फिर 30, फिर 40। इसमें हम लेंगे एग्जाम्पल, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें घटती जाएगी, पहले मान लीजिए 40 रहा, फिर 30 रहा, फिर 20 रहा, फिर 10 रहा, फिर या कोई जरूरी नहीं है, देखिए कि ये हम एग्जाम्पल ले, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहले 5 के त्याग रहा, फिर 4 का रहा, फिर 3 का, 2 का। ठीक है, पहले की तुलना में अगली त्याग जो है वो इसमें घटना चाहिए, इसमें समान रहेगा, इक्वल रहेगा। एक्स की मात्रा 1 से की मात्रा में वृद्धि हुई, उतनी वाई की त्याग हुई, फिर एक्स की मात्रा उतनी वृद्धि की, उतनी त्याग हुई, ताकि इस कारण से ही रहेगा, ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम ध्यान रखें, इसके बाद में हमने तीनों अवसर लागत वक्रों का अध्ययन कर लिया है। अब इस तीनों अवसर लागतों के वक्रों के द्वारा किस प्रकार से जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, हेबल का अवसर लागत सिद्धांत, इस अवसर लागत के सिद्धांत में कैसे कैसे व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा, हालांकि क्लियर बता रहा हूं कि प्रोफेसर हेबल के अनुसार न्यू क्लासिकल थ्योरी जो हमारा है, अवसर लागत सिद्धांत जो हमारा है, इस सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा जब दोनों देशों की यहाँ स्थिर अवसर लागत है, जब दोनों देशों में स्थिर अवसर लागत है, दोनों देशों में की, और अवसर लागत वक्र का ढाल अलग अलग है, या यूं कहें दोनों देशों का स्थिर अवसर लागत वक्र की स्थिति है और दोनों देशों में अवसर लागत की स्थिति अलग अलग है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। दोनों देशों में घटती अवसर लागत है और उस घटती अवसर लागत वक्र का ढाल अलग अलग है, या यूं कहें कि दोनों देशों में अवसर लागत जो बढ़ती हुई है वो अलग अलग है उसकी मात्रा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। तीसरा, यूं कहें दोनों देशों में बढ़ती अवसर लागत है या बढ़ती अवसर लागत वक्र है और इस वक्र का ढाल अलग अलग है दोनों देशों में लागत की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। दोनों देशों में ढाल बराबर है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। इस पर 1, 2, 3, तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम जो देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो व्याख्यान होगा उसमें बड़ा है टॉपिक, थोड़ा कठिन भी है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल से ज्यादा इजी वे में इसको बताने का प्रयास किया कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि इस स्थिति 1, 2, 3, हम 3 स्थितियों में तीनों डायग्राम बनाकर तीनों का स्लोप अलग अलग करके फिर देखते हैं किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागू होगा। बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, सरल है, तो हम आगे का अध्याय में अध्ययन करेंगे। ये हमारा इस तरह का। थैंक यू, धन्यवाद।